हम होते हैं हाजिर आपकी खिदमत में एक सेहत आमा के हवाले से। आप सुनते हैं हमेशा FM पावर 99 और कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमे को शाम 6 बजे यानी कि इसी वक्त। और हर मरतबा हर हफ्ते हम जनाब लेकर आते हैं आपके पास एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ, जिसमें हम कभी दिल की बातें करते हैं, कभी मैदे और जिगर की बातें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा पर मुश्तमिल है, दिमाग है, दिल है, मैदा है, जिगर है, तो किडनी है, हर चीज़ मौजूद है। तो कोई ना कोई स्पेशलिस्ट हम आते हैं आपकी खिदमत में और आपसे हम उनका तारुफ़ करवाते हैं और उनसे मुख्तलिफ सवालात हम करते हैं आपके सेहत के हवाले से। अल्लाह ना करे कि कभी आपको ज़रूरत पड़े किसी के पास जाने की, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। तो आप इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो आप लॉग ऑन कीजिए www.power99.live। ऑप्शन आएंगे आपके पास विहाड़ी, एबटाबाद और इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद को कीजिएगा क्लिक और सुनना शुरू कर दीजिएगा हमारी आवाज़ को। और ऐसे आप जनाब लाइव पे आप हमें सुन रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपने हमें देखना है, वीडियो भी हमारी स्ट्रीमिंग जारी है फेसबुक पर और यूट्यूब पर। FM पावर 99 इस्लामाबाद को कीजिएगा, लिखिएगा और आपको बिल्कुल नज़र आएंगे हम यूट्यूब पर भी और फेसबुक के ऊपर भी। तो जनाब आज हम किसकी बात कर रहे हैं? जनाब हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे स्पेशलिटी के बारे में जो यकीनन बहुत सारे लोग इसके शिकार भी होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा बात इस बारे में नहीं करूँ। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हमारे पास हैं वही इसको एलिबरेट करें, उनको अच्छी तरीके से बताएं आपको। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन है हमारे स्पेशलिस्ट। हमारे स्टूडियो में कौन मौजूद है? जनाब वो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद अकमल साहब, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। अब यूरोलॉजिस्ट क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। कुछ उनके क्वालिफ़िकेशंस के मुतालिक भी हम आपको बताते हैं। FCPS किया है उन्होंने सर्जरी में और FCPS यानी कि फ़ेलोशिप किया है उन्होंने यूरोलॉजी में। उसके अलावा CHPE उन्होंने यूरोलॉजी में किया है लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया से। और वो मेंबर है इंटरनेशनल यूरोलॉजी सोसाइटी के यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया के। और उसके अलावा एक्स कमांडेड और एडवाइज़र हैं आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के। तो ये तो इनका थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ उनके क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। तकरीबन 3 डेकेड्स 3 दहाइयों से ये इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत खिदमत कर रहे हैं अपने मरीज़ों की उस हवाले से। तो चले हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। सर थोड़ा सा सर आइएगा और सर थोड़ा सा मैंने हल्का सा तारुफ किया, बाकी और कोई कुछ चीज़ रह जाती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप उसको पूरा कर लीजिए। नहीं डॉक्टर ले आपने पूरा इंट्रोडक्शन कर दिया है। बेसिकली हम यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में जैसे आपने बात की कि पहले हम बताएं यूरोलॉजिस्ट होता क्या है। बेसिकली ये किडनी की जितनी डिजीज़ होती है उसके सर्जिकल आस्पेक्ट जितने होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट लुक आफ्टर करता है। और जो किडनी डिजीज़ के मेडिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो डॉक्टर साहब को हम नेफ्रोलॉजिस्ट को बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। तो आई एम अ सर्जन बेसिकली फॉर किडनी डिजीज़। आपका कहने का मतलब है कि इसको 2 शाखों में तकसीम कर सकते हैं। एक किडनी के जो स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ वो तशखीस करते हैं बीमारी को, सर्जरी से उनका ताल्लुक नहीं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, कोई बुनियाद ऐसी है इसमें कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो फिर आपकी तरफ रेफ़र हो जाता है यानी कि यूरोलॉजिस्ट की तरफ। यही मतलब? हाँ जी प्लीज़। और आप क्या समझते हैं इसमें, क्या आगे बताइएगा कि यूरोलॉजिस्ट के और क्या सिलसिले होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास आती हैं? यूरोलॉजी में सर देखें ये बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर एज एक्सपर्ट्स के लोग हमारे पास आते हैं। जैसे बच्चे न्यूबॉर्न पैदा होते हैं उनके अपनी रिकन्स्ट्रक्शन नॉर्मलिटी होती हैं, मेल यूट्रो ओपनिंग प्रॉपर जगह पे नहीं होते, किसके सही बने नहीं होते, किसी के टेस्टिस हैं वो नीचे अपनी जगह पे नहीं आए होते। तो इस तरह किसी की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है या किसी के किडनी की डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई होती है बचपन से, या कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज़ कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट भी हम देखते हैं। फिर जो उसके साथ आते हैं इन सारे डिजीज़ को डायग्नोज करना, उसको ट्राई करने के बाद ट्रीट करना, ये सब यूरोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी में आता है सर। आपके कहने का मतलब कुछ ऐसे अमराज होते हैं जो पैदाइशी होते हैं बच्चों में, तो वो बग़ैर सर्जरी किए वो
करेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है और ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं, इसलिए तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच डेवलप कर रहे हैं हम, बल्कि कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम यूरोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं जो सिर्फ बच्चों की सर्जरीज को और उनकी डिजीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, आपकी बातों से मैं समझा आपकी जो फील्ड है उसमें सिलसिला शुरू होता है गुर्दों से, किडनी से। किडनी जो है पेशाब बनाती है, उसके बाद वो एक नाली होती है जिसको हम कहते हैं यूरेटर, जी वहाँ से वो पेशाब जाता है मसाने में, जिसको हम कहते हैं ब्लैडर, जी ऐसे और वहाँ से फिर वो यूरिथ्रा, उसके बाद वो आउट हो जाता है। ऐसे। तो कहने का मतलब है कि गुर्दों से लेके आपके जो जेनिटल ऑर्गन है वहाँ तक ये सिलसिला शुरू होता है। तो कि जो कॉन्जेनिटल जो पैदाइशी नुक्स होते हैं वो किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। जी डॉक्टरली ऐसे ही है, ये किसी जगह भी हो सकता है जहाँ से किडनी के साथ किडनी की ट्यूब जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, जहाँ कनेक्शन होता है, ये बात का तो बचपन से बंद होती है। अच्छा, और इसको हम PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। और इसको अगर टाइम पे एवेल्यूएट कर लिया जाए, डायग्नोज कर लिया जाए और ट्रीट कर लिया जाए तो किडनी अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र ठीक रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे सोसाइटी में स्क्रीनिंग का जो निज़ाम है बच्चों की पैदाइश के बाद इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, और स्पेशली लोग जो फार ऑफ एरिया में रहते हैं तो उनके तो अक्सर ये डिजीज़ मिस हो जाती हैं, और एक्सीडेंटली किसी और चीज़ के लिए हम उसकी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है इसकी किडनी तो ब्लॉक था, बड़े बचपन से ब्लॉक था। तो एट टाइम्स इफ पेशेंट कम्स अर्ली तो उसका ट्रीटमेंट हो जाती है और किडनी हैज़ बीन सेव्ड। लेकिन कुछ लोग 20 साल के बाद आते हैं, 30 साल के बाद आते हैं, इतना लंबा चला जाता है? लंबा चला जाता है, लेकिन दैट किडनी देन नॉन फंक्शनल, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तो सबसे पहली बात मेरा मैसेज सब पब्लिक के लिए यही है कि जो न्यूबॉर्न बच्चे जितने भी होते हैं या इन्फेंट्स जितने भी होते हैं, जिस तरह बाहर के मुल्कों में उनकी एक स्क्रीनिंग होती है बच्चों की ख़ास एज पे, हर बच्चे की एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़रूर एटलीस्ट स्कूल लेवल पे तो होना चाहिए, ताकि इस तरह के डिजीज़ जो ट्रीटेबल हैं टाइम पे डिटेक्ट हो के उसका इलाज भी हो सके। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चों में ये पैदाइशी जो नकाइस आ जाते हैं, क्या ये मौरूसी होता है या ऐसी बात नहीं है? इसमें कुछ तो फैमिलीज़ में चलते हैं, कुछ मारूसी होते हैं, कुछ ये जो दवाइयाँ वगैरह लोग क्वैक से ले रहे होते हैं अताई, उससे भी उनके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो कुछ वैसे ही जो है ना आ जाते हैं। तो जिस तरह ये टेस्टिस का अपनी जगह पे ना होना, या पेशाब की नाली का जिसको हम हाइपोस्पीडियास कहते हैं अपनी जगह पे ना बनना, पीछे होना, या पीनिस का जो कर्व है वो ज़्यादा होना स्ट्रेट की बजाय। इसी तरीके से जिस तरह हमने PUJ की बात की है, ये सारी चीज़ें जो ना जेनेटिक भी चलती हैं और वैसे पेशेंट में आ जाती हैं। अच्छा, तो सर ये जैसे भी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, डायग्नोस किया है, ये मैंने भी बहुत सुना है, हाइपोस्पेडिसिस, इसको ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइए क्या चीज़ है जिसको ये आप लोग बचपन में ही क्रैक कर लेते हैं? हाइपोस्पेडिस बेसिकली देखें ना, नॉर्मली तो मेल में यूट्रो ओपनिंग जो है ना बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, जो पीनिस है उसके एंड पे वहाँ से पेशाब जाता है, वहाँ से पेशाब जाता है और स्ट्रेट जाता है। इसमें होता है कि ये जो यूथरा है या पेशाब की नाली प्रॉपर डेवलप नहीं होती, और ये जो ओपनिंग है टिप की बजाय वो पीछे टेस्टिस के पास होता है, या पीनिस के बेस पे होता है, या दरमियान में होता है, या थोड़ा सा आगे होता है, ये अपनी जगह प्लेस नहीं होता। और डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी जितना ये पीछे होगा उतना ही इसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह इनका अगर बच्चा टाइम पे आए, टाइम पे इसको एड्रेस किया जाए, अच्छी सर्जरी हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बच्चे नॉर्मल मेल की शक्ल भी इनकी बन जाती है, पीनिस की इनका ओपनिंग भी डिस्टल आ जाता है, यानी डिस्टल अपने ओपनिंग से पेशाब करते हैं नॉर्मल लोगों की तरह, और बाकी ज़िंदगी जब बड़े होते हैं तो इनमें कोई फंक्शनल या कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ या डिफेक्ट नहीं रहते अगर टाइम पे एड्रेस करें इस डिज़ीज़ को। सर आपकी बातों से ये मैं समझा, ये जो बीमारी है जैसे पेशाब जो है वो पीनस के बिल्कुल एंड पे जो सुराख होता है वहाँ से जाता, तो ये रास्ते में किसी भी जगह जैसे कोई पाइप लीक कर जाती है, किसी भी जगह से वो पेशाब निकलना शुरू हो जाता है? ऐसे नहीं सर, ये डेवलपिंग नहीं होता ओपनिंग, ये अच्छा, डेवलप नहीं होता। नीचे वाली जो ट्यूब होती है जिसको हम जिसमें से पेशाब निकलता है उसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं ना, जो पीनस के अंदर होती है ट्यूब में, ये ट्यूब प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। अच्छा, बाज का इसकी डेवलपमेंट बेस पे आकर रुक जाती है,
बाद में पीनस के दरमियान में आकर रुक जाती है, बाद में जो कैप होती है उससे पीछे आकर रुक जाती है और वहाँ प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। और इसी की वजह से फिर पीनस का काब भी होता है साथ, और नीचे की तरफ या साइड पे बेंड भी होता रहता है, तो पीनस स्ट्रेट भी नहीं होता, तो उसको हम अपनी समय कॉर्डी कहते हैं। तो हाइपोस्पीडियास, कॉर्डी और सारी चीज़ें ये अर्ली स्टेज पे सर्जरी करते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट को टाइम पे अच्छी सर्जरी हो जाए तो ये सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कभी मैंने ये भी देखा, ये भी सुना है कुछ कहने लगे कि जो बच्चा ये पैदा हुआ है इसकी तो कुदरती तौर पर खतने हुए होते हैं। या ऐसे ही ऐसी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अक्सर पेशेंट ये आते हैं कि हम ये जब बच्चा पैदा होता है इसके साथ ही हमने देखा है कि इसके तो कुदरती तौर पर खतने हुए हैं। ऐसा नहीं होता, आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराएं, उसको उसी वक्त वो आपको चीज़ें खोल के बता देगा। और दूसरी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करने की बात है सर कि जो कि हमारा रिचुअल है सुनते करना फ़ौरन बच्चा जब पैदा होता है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें ये ओपनिंग अपनी जगह पर नहीं होता या जिनको हम कहते हैं हाइपोस्पीडियास की डिजीज़ होती है, इनका सर्कमसिजन हम नहीं करते। अच्छा, उसकी वजह है बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वजह है कि ये जो स्किन होती है ना ऊपर बनी, जिसको हम सर्कमसिजन में काटते हैं, हम तो अपनी मेडिकल उसे परफ्यूज़ कहते हैं, लेकिन इस स्किन को हम सेव करके रखते हैं फर्स्ट सर्जरी, क्योंकि जो नई ट्यूब बननी है पीनस की इस स्किन के साथ हम बनाते हैं, और जो ओपनिंग पीछे तो उसे आगे लेके आने के लिए इसी स्किन को यूज़ करके ट्यूब बना के हम नया पीनस और नई ट्यूब, नया यूरेथ्रा बनाते हैं सर। जी जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट लोगों का होता है कि कभी ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जिसमें आप समझते हैं कि उसकी कुदरती तौर पर उसके खतने हुए हैं, बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास जाए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, आपको बताएगा कि नेचुरल खतना नहीं हुआ हो, ये कोई और इश्यू है। तो सर ये मुझे बताइए कि बच्चों की हम बात कर रहे हैं, चलो उन्हीं को हम ख़त्म कर, इसके अलावा और क्या क्या बच्चों में प्रॉब्लम होती है? जिससे पहले मैं इसके सर ये PUG ऑब्स्ट्रक्शन यानी किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद जो नाली में ड्रेन करता है जिसको हम कहते हैं यूरेटर, इन दोनों का रास्ता ब्लॉक होता है या तंग होता है, तो उसको PUG ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये भी जेनेटिक होता है, कंजेंटल होता है, बहुत सी रीज़न जिसकी होती हैं, लेकिन यूजुअली वो पैसेज नैरो होता है। तो ये भी अर्ली डायग्नोस करके इसके टेस्ट वेस्ट करके इसका टाइम पे सर्जरी करते हैं, जो ओपनिंग होता है उसको वाइड करके नया बना देते हैं और किडनी सेव रहता है और सारी ज़िंदगी ठीक काम करता रहता है। नहीं तो फिर पेशाब बैक फ्लो करता है, और पेशाब बैक फ्लो रहेगा, किडनी के अंदर पूरा ड्रेन नहीं होगा, तो फिर किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता किडनी का फंक्शन लूज होना शुरू हो जाएगा, किडनी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिस जगह से यूरिन प्रोड्यूस होता है इसका कॉर्टेक्स किडनी का होता है जिससे यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो वो फिर ज़ाया हो जाता है। और बाज़ का पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो ये किडनी इतना स्वेलअप होता है कि जस्ट अ बैलून जिसमें पानी भरा होता है, और इट इज़ नॉन फंक्शनल, देन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती है कि इस किडनी को आप सेक्रीफाइस करें या निकाल दें, मतलब किडनी ज़ाया हो जाती है डेफिनेटली। बिल्कुल। तो देखिए सामाईन और जनाब नाजरीन, आप देखें कितनी छोटी छोटी सी बात होते हैं कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि लोग के जी बच्चे को देखते हैं, कहते हैं कभी जी आपको तो बिला वजह वहम हो गई है। देखिए अगर किसी तरह भी आप समझते हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं, कोई ऐसे फंक्शन आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ज़रूर कंसर्न कीजिए, डॉक्टर के पास जाने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो जनाब आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम पावर हेल्थ शो, पावर FM 99 और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से। हमारे साथ हैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रोफेसर मोहम्मद अकमल साहब। उनसे हम जनाब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर वगैरह के हवाले से जो उनका देखा जाए तो एक छोटा सा एक ऊपर से लेकर बस नीचे तक का एक सारा सिलसिला होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सारा दारो मदार इसके पर ही होता है। कोई भी ऑर्गन अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो जाहिर है उसे दिखाना चाहिए। तो ये तो हो गया सर। तो ऐसा आपके पास ज़रूरी है कि हर डिज़ीज़ जो है ना उसकी आप करेक्शन सर्जरी किसी के साथ करें, या ऐसे भी आते हैं जिसको आप समझते हैं कि मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है? बल्कि सर पेशेंट्स जो क्या जिस तरह किडनी के अंदर बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो जिस तरह पायलोनेफ्राइटिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इन्फेक्शंस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, और इसको तो मेडिसिन से ही ट्रीट करना होता है। सर्जरी उसकी करनी थी जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, उसी को करेक्ट करना होता है हमने,
कहीं ब्लॉकेड उसको दूर कर लिया, या यूरेथ्रा नहीं बना उसको कर लिया, या टेस्टिस अपनी जगह पर नहीं था उसको सर्जरी करके हम नीचे अपने स्क्रोटम में ले आए। तो बहुत सी चीज़ ऐसे जो मेडिसिन ट्रीट होती हैं। और जो मेडिकल की ट्रीटमेंट यूजुअली जो ना वो दैट इज़ जैसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक हम बात करते हैं, हाँ जी, जिसमें बच्चों का मुंह सूज जाता है, आंखें सूजी होती हैं, ठीक है ना, जिस्म फूल जाता है और जब आप टेस्ट करते हैं पेशाब का तो उसके अंदर से प्रोटीन लूज हो रही होती हैं, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसको नेफ्रोलॉजिस्ट डिफरेंस बिटवीन द यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। लेकिन इसका मतलब आपका तकरीबन टोटली जो है 90% से ज़्यादा आपका सर्जिकल, मोस्टली सर्जिकल। अब जिस तरह किडनी की इन्फेक्शन आ गई है, किसी और जगह इन्फेक्शन है, तो फिर उसमें हम भी मेडिसिन नेचुरली वी हैव टू ट्रीट इट, वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उसकी। अच्छा, अभी आपकी बातों से मैं चीज़ पकड़ रहा हूँ और मैं क्वेश्चन रेस करता हूँ इसी वजह से, कहते हैं ना बातों से बात। आपने एक चीज़ का जिक्र किया है कि टेस्टिस जो बच्चा पैदा होता उसके दोनों टेस्टिस जो होते हैं वो नीचे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपने अभी कहा है कि वो ऊपर होते हैं, ये क्या किस्सा है? सर ये अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है और अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसमें लोगों की एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। जी जी जी। और बहुत से लोग हैं जिनके एक तरफ का टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं आता, ये जेनेटिक होते हैं सर। और बहुत से लोग दोनों तरफ टेस्टिस नीचे नहीं आते। ये नीचे में आने का जो सिलसिला ना, ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। एक से एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअली जब बच्चा पैदा होता है तो ये नेचुरल तरीके से एक स्पेशल गवर्नेपलिंग होती है, वो एक डेवलपिंग प्रोसेस जिससे ये अपनी जगह पे आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हार्मोन बाज़ का लोग ले लेते हैं या उसकी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो वो अपनी जगह पे नहीं आ पाता किसी वजह से भी ना। अब इसमें असल मसला जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है सर। शुरू में तो वो ये हम एजुकेट किया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो पीडियाट्रिशियन बच्चे को अटेंड करते हैं फर्स्ट टाइम, दे मस्ट सर्टिफाइड कि इसके दोनों टेस्टिस अपनी जगह पे हैं कि नहीं हैं, यूनिलैटरल एक तरफ का है या बायलैटरल है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको सर्जरी विद इन 1 ईयर ऑफ लाइफ होनी चाहिए। जी जी। यूजुअली हम 3 to 6 मंथ्स इंतजार कर लेते हैं, बाज़ का टेस्टिस खुद भी नीचे आ सकता है, लेकिन अगर ना आए तो उसके 1 साल के अंदर सर्जरी ज़रूरी होती है, वरना टेस्टिस के अंदर परमानेंट तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिसमें बाद में पेशेंट की फर्टिलिटी भी डिस्टर्ब होती है और कुछ लोगों में कैंसर डेवलपमेंट होने के चांसेस भी होते हैं जो टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं नीचे लेके आते और पेट के अंदर रह जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये समझा, मैं जो आप बात कर रहे हैं ना उसको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में मैं इनको एक्सप्लेन करता था कि आम आदमी इसको, बीइंग ए डॉक्टर मैं तो समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए नाजरीन, होता ये है सामीन कि बच्चा पैदा होने से पहले, माँ के पेट से बाहर निकलने से पहले, कुछ अरसे पहले, जबकि एग्जैक्ट मुझे पीरियड याद नहीं, कि उसके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं, यानी कि पेट के अंदर होते हैं। जैसे जैसे बच्चा का पैदाइशी का वक्त करीब होता है मेल बेबी का, तो वो टेस्टिस ट्रैवल करके नीचे चला जाता है। कभी कभी ये होता है, मेरा ख्याल है कि वो टेस्टिस एक तो आ जाता है नीचे, दूसरा नहीं आता, या दोनों नीचे नहीं आते। तो जब बच्चा पैदा होता है, पीडियाट्रिशियन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है वो एक एक चीज़ चेक करता है और देखता है कि बच्चे के टेस्टिस अपनी जगह पर है कि नहीं है। तो बाज़ औक़ात एक होता है, एक ऊपर ही पड़ा होता है। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया, मैं ये समझाऊँ कि उसके बाद उसको सर्जरी के ज़रिए 1 साल के अंदर अंदर नीचे लेकर आते हैं और उसको उसकी जगह पे फिक्स कर देते हैं उसको। बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा है कि बच्चा 10-10 साल का होता है, एक टेस्टिस के साथ फिर रहा होता है, तो उसके बाद सर्जरी का मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा होता है? सर आपकी बात ठीक है, इसलिए तो ये पॉइंट ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जब ये टेस्टिस पता चल जाते पेरेंट्स को या किसी डॉक्टर को, फिर भी वो मेडिकल एडवाइस लेने से हिचकिचाते हैं और वो मिसगाइड होते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं है। इट्स अ बिग एबनॉर्मलिटी सर, इट्स द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। अगर दोनों टेस्टिस अनडिसेंडेड हैं, ऊपर ही पड़े हुए, तो ऊपर ही पड़े पेट के अंदर रह गए, तो इसके अंदर जो स्पर्म जो बच्चे पैदा करने यूज थे उसकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, तो बच्चा विल बी इनफर्टाइल। अच्छा, अगर एक टेस्टिस के साथ एडल्ट बड़ा हो गया, वो टेस्टिस एक ही पड़ा हुआ है, ऊपर वाला तो ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया, तो क्या उसमें इनफर्टिलिटी
के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिलेटिव फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, लेकिन ही कैन बी, एक टेस्टिस इज एनफ टू प्रोड्यूस चाइल्ड, लेकिन जब एक चीज़ है तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल प्लेस। मतलब उससे चांसेस हैं कि वो हाँ। फर्टाइल है। जी सर, अच्छा। फर्टाइल हो सकता है। एक और चीज़ सर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों की अननेसेसरी सर्जरीज होती हैं इन द नेम ऑफ कि अनडिसेंडेड टेस्टिस या टेस्टिस अपनी जगह पर नहीं आया हुआ, तो उसमें होता है कि बच्चे के, उसको हम कहते हैं रीट्रैक्टाइल टेस्टिस, जो मेडिकल लैंग्वेज है। उसमें है कि टेस्टिस को अगर आप होल्ड करके लेके आएँ और टेस्ट नीचे करें तो वो स्क्रोटम में या थैली में आ जाते हैं, या इसको पंजाबी उर्दू में पता लोग कहते हैं, उसमें आ जाते हैं अपनी जगह पे। और जब बच्चा उठता है या खेलता है ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वो यानी मोबाइल होते हैं, नीचे भी आ जाते हैं ऊपर चले जाते हैं। इसको हम रीट्रैक्टाइल टेस्टिस कहते हैं। और बहुत का देखा है कि इन बच्चों की अननेसेसरी सर्जरीज हो जाती है, इनकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, और इसको एक कोई क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से वेरीफाई करा लेना चाहिए बिफोर यू गो फॉर एनी सर्जरी ऑफ दिस रीट्रैक्टाइल टेस्टिस के लिए सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज सबको पता होना चाहिए ताकि बच्चों को अननेसेसरी सर्जरी से बचाया जा सके। वैसे तो बच्चों के जो सर्जन होते हैं, जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं, वो भी ये बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इसको किसी यूरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए? पीडियाट्रिक सर्जन एंड प्रेफरेबली जो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन टू बी कंसल्टेड। तो भी कंसल्टेंट। तो ये हमने बातें की। अच्छा, अब और ज़रा मज़ीद बताइएगा कि और क्या क्या मसाइल होते हैं इसमें। हम गुर्दों से लेकर आए हैं, उसके बाद यूरेथ्रा पे और यूरेटर पर भी आए, और एक चीज़ बड़ी कॉमन हमने देखी है ख़ासों से बड़ों में, तो वो है आपका पथरी जिसे कहते हैं ना, स्टोन, किडनी स्टोन जिसे कहते हैं। इसके ऊपर बताएं ज़रा। सर ये तो हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और एवरी सेकंड थर्ड पर्सन मैं देखता हूँ जो भी मेरे पास ओपीडी में आते हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े स्टोन लेके पड़े होते हैं। और इसकी स्टोन बनने की तो बहुत सी वजह हैं सर। अगर हम क्लाइमेट से शुरू करें, डाइटरी हैबिट से शुरू करें, वाटर इनटेक से शुरू करें, और एरिया से शुरू करें, देयर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। बेसिकली सर इससे इम्पॉर्टेंट मैसेज सब लोगों के लिए ये है कि स्टोन डिजीज़ या कोई भी डिजीज़ जिस तरह किसी किस्म की हो, उसको टाइमली आप एड्रेस ज़रूर करें। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि स्टोन लोगों को बने होते हैं, तकलीफ हो नहीं रही होती, बाज़ का एसिम्प्टोमेटिक स्टोन होते हैं। अच्छा, मतलब बाज़ का इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, वो ऑलमोस्ट पूरा किडनी ही उन्होंने ऑक्यूपाई की होता है स्टोन ने, लेकिन दर्द को नहीं होती। और उसके बाद जब उनको हमारे पास कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो पेन स्टार्ट हो जाती है, फिर हम देखते हैं तो क्या इतना बड़ा स्टोन पड़ा है, इतने अरसे से छुपा कर, डॉक्टर साहब में तो कभी तकलीफ ही नहीं हुई थी, तो हम कैसे आते कि फारा फेरिया में रह रहे होते हैं। यही इशू है सर कि मैं बार बार इसी पर स्ट्रेस करता हूँ कि एटलीस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग का बंदोबस्त होना चाहिए पेशेंट्स का सर, क्योंकि स्टोन एक दिन में 3 सेंटीमीटर का तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। इट टेक्स ईयर्स टू, मतलब क्या 3 सेंटीमीटर स्टोन होने के लिए। तो शुरू में अगर चीज़ों को देख लिया जाए तो टाइमली चीज़ें हो जाती हैं, जिससे पेशेंट का भी बेनिफिट है, और जो हमारे अननेसेसरी मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी भी बचत हो सकती है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब स्टोन किडनी के भी हैं, यूरेटर के भी हैं, मसाने के अंदर भी होते हैं, फिर जो मर्दाना कदू होता है प्रोस्टेट उसमें भी होते हैं, सारे होते हैं। हर चीज़ की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। आजकल तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि पुराने ज़माने में जब किडनी स्टोन होता था जी फ़ौरन से पहले जी हम ओपन सर्जरी करते, कुछ 6 इंच लंबे कट लगाते थे, और 4-4 दिन बंदा अस्पताल में पड़ा रहता था, 2-2 ट्यूबें लगी होती थी। आज का ज़माना बदल गया सर, छोटा सा एक पिन होल करते हैं हम उसके अंदर किडनी के अंदर, और बड़े से बड़ा स्टोन निकाल के घंटे में फ़ारग कर देते हैं, और अगले दिन पेशेंट घर होता है, पता भी नहीं चलता ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। उससे भी आगे नई एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी लेज़र आई हुई हैं, हम जहाँ से पेशाब करता है पेशेंट वहीं से उसके किडनी के अंदर चले जाती, छोटी सी कैमरा होता है और ट्यूब होती है, और लेज़र से सारा स्टोन उसी रास्ते से निकाल के उसको हम ट्रीट कर देते हैं। वो भी एक दिन की बात होती है, एक दिन आता है, अगले दिन घर चला जाते हैं सर। तो ट्रीटमेंट से अभी घबराना नहीं चाहिए कि किसी को स्टोन बन भी गया है तो घबराना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो गई है कि इसके साथ ना को पेशेंट कितने ज़्यादा मसाइल होते हैं, ना को लंबे अस्पताल स्टे करने पड़ते हैं, ना को लंबे लंबे कट लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसकी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। यानी कि मतलब ये है कि जो एक पुराना एक कॉन्सेप्ट था कि आपके किडनी में, आपके गुर्दों में अगर स्टोन है, पता चल गया तो पूरा लंबा चौड़ा इंसिजन दे के
कट लगा के वहाँ से स्टोन निकाला और यूँ दिखाया कि भाई ये आपका स्टोन है। अब आपने कहा कि छोटा सा होल करके हम डायरेक्ट जाते हैं किडनी में से, वहाँ से स्टोन को हम ले लेते हैं। बाज़ औक़ात आप पेशाब की नाली के ज़रिए जिस तरह से आप हार्ट में स्टंट डालते हैं उसी टाइप का जाते हैं, वहाँ से वो स्टोन को पकड़ कर ले आते हैं। लेकिन ये जो यूरेथ्रा के ज़रिए आप स्टोन को निकालते हैं वो तो एक लिमिटेड साइज़ का तो पकड़ा जा सकता है स्टोन को, लेकिन बड़े स्टोन जो होते हैं उसको आप कैसे इसमें से दो चीज़ें हैं। जिस तरह हम किडनी स्टोन की बात करें, किडनी स्टोन बड़ा जितना मर्जी हो, तो जो हम कहते हैं ना होल करके करना, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं मिनी PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अच्छा, मेक ए होल गो इन द किडनी और सारा स्टोन ब्रेक करके गेट इट आउट। अच्छा ब्रेक करते हैं, या ब्रेक इट, गेट इट आउट इन पीसेस। पीसेस, ठीक है सर, यही कुछ। हाँ। और जिस तरह एक दूसरा टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं RIRS, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें किडनी के बड़े स्टोन जो होते हैं 2 सेंटीमीटर के 2.5 सेंटीमीटर के स्टोन जो होते हैं, हम जहाँ से बंदा पेशाब करता है मसाने में जाके फिर यूरेटर जो ट्यूब होती है किडनी, उसके थ्रू किडनी में चले जाते हैं। इसके लिए लेज़र यूज़ होती है और बड़ी स्पेशलाइज किस्म का इक्विपमेंट यूज़ होता है। और ये भी स्टोन लेज़र के साथ हम उसको ब्रेक करके डस्टिंग करके उसको सैंड बना के निकाल देते हैं। ज़बरदस्त। यानी कि आप सर्जिकल जो टेक्नोलॉजी वो आज से 25-30 साल पहले की जो एक सिलसिला होता था ओपन करके, बल्कि अभी मैं आगे आऊँगा आपके प्रोस्टेट के ऊपर बात करूँगा कि अब जिस तरह से एडवांस तरीके से हम प्रोस्टेट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने वो ज़माना भी देखा है कि ओपन करके प्रोस्टेट को किस तरह आउट किया जाता है और अब किस तरह से होता है। तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा स्टोन के काफ़ी डिफरेंट शेप के होते हैं। ट्रू। तो इस पे थोड़ा सा मुझे बताइए। इसे डिपेंड करते हैं किस चीज़ से स्टोन बना है। अच्छा, ऑक्सलेट्स के स्टोन है उसकी शेप डिफरेंट होगी। और जिस तरह कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के स्टोन है जो इन्फेक्टिव स्टोन होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरी कास्ट ही किडनी की बना देते हैं। जिस तरह किडनी के अंदर फिंगर्स बनी होती हैं, उसका पूरा किडनी भरा होता है उन्होंने। सिस्टीन के स्टोन है, यूरिक एसिड के स्टोन है, हर चीज़ की कलर डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन किस केमिकल कंपोजिशन से वो ज़्यादा बना हुआ है। वैरायटी है। या तो ये जो वैरायटी है एक्सलेट और ये जो आप बता रहे हैं, तो ये किस चीज़ की वजह से होता है? कोई डाइट की वजह से, कोई ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं? ये ज़रा बताइए कि कोई ख़ास बंदों को ख़ास किस्म के स्टोन डेवलप होने का चांस होता है? जिस तरह ये पेशेंट है गाउट के सपोज, अच्छा, जैसे यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है, अच्छा, उसमें यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और जिस तरह ये लोग मीट ईटर हैं ज़्यादा और मटन एंड बीफ और हाई प्रोटीन डाइट जो लेते हैं उसमें ऑक्सलेट के स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अच्छा। और बाकी कुछ केमिकल कंपोजिशन जिस तरह कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट हैं जो किडनी डिजीज़ होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो रही थी, प्रोन होते हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से कुछ जरासीम चीज़ें प्रोड्यूस करने से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का डिफरेंट होता है। आपका क्या? अच्छा, इसका मतलब कि डाइट जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी किडनी में स्टोन बनाने में है? इसमें है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जितना भी है तो आपका प्रोटीन इंटेक कितना, और उससे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर इंटेक कितना है। अच्छा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए? पानी ज़रूर पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो हम तो बहुत से शहरों में बड़े अच्छे जगह पे लोगों ने अभी ये नेस्ले का वाटर ले लेते हैं, फिल्टर्ड वाटर ले लेते हैं, इनको तो मिल जाता है। लेकिन जो आप बाहर जाएंगे जिस तरह नॉर्दर्न एरिया है या अपने थर की तरह चले तो पानी इज़ हैवी वाटर है ये वाला, फुल ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स। तो पानी का ये नहीं कि सिर्फ कुछ, मैंने 2-3 चीज़ें इसमें मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक तो आपने देखा होगा सर, पेशेंट जब आता है आपने बॉटल पकड़ी होती है, सिप पे सिप ली जा रहा होता है, दिस डजंट सर्व एनी पर्पस। बेसिकली आपका एम ये है कि बॉडी में पानी की मिकदार एक ख़ास मौजूद रहे, आप डिहाइड्रेट भी ना हो और अपने आप को वो फैट भी ना करते रहें पकड़ के। क्योंकि अगर पानी हर वक्त आप मुंह को लगाती इतनी दफ़ा वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, आपको लाइफ भी कम मिसरी। तो उसमें यह है कि 2 से ढाई घंटे बाद आपने 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी प्यास के अलावा ज़रूर पीना है। ये सिंपलेस्ट ऑफ द फार्मूला है जिसमें वाटर लेवल मेंटेन रहता है, डिहाइड्रेशन नहीं होती है, स्टोन बनने के चांसेस भी कम होते हैं। तो दूसरा, जिस तरह हमारे बच्चे हैं, जंक फूड है और फिर पेप्सी और कोक जिसमें ऑक्सलेट बहुत सारे होते हैं तो उसके स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये भी जंक फूड से भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स भी कोई इतने अच्छा हेल्दी ड्रिंक तो नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को तो सबको पसंद होती है। देखिए जंक फूड अलग चीज़ है और कोल्ड ड्रिंक्स अलग है। कोल्ड ड्रिंक अलग चीज़ तो है। जंक फूड का क्या रोल है? चीज़ बाकी चीज़ें हैवी होती हैं, चीज़। हाँ इस तरह चीज़ें होती हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स यूजुअली मना करते हैं सर। और प्रोटीन्स इंटेक रेड मीट यूजुअली मना करें जिसमें को वाकई स्टोन बनने की टेंडेंसी हो। अच्छा चलें, मिनरल वाटर की बात आपने कर ली, शहरों में लोगों को अवेलेबल है, देहातों में इधर उधर जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? पानी को बॉयल करके पीना चाहिए? और नहीं, साफ़ पानी हो इस ओके, बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती यूजुअली। अगर साफ़ पानी अवेलेबल है तो इस ओके। अच्छा, तो सामीन और नाजरीन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वक्त आप हमें देख रहे हैं लाइव फेसबुक पर और यूट्यूब पर। आप अगर जहन में आपके कोई सवाल मौजूद है इस हवाले से, यूरोलॉजी के हवाले से, जिसमें आपको किडनी का प्रॉब्लम हो या यूरेथ्रा का, ब्लैडर का, प्रोस्टेट का, तो काइंडली आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 051-111-00-99 और मज़ीद आसान लफ्ज़ों में इसको वजाहत कर देता हूँ कि 051 या 051 है हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद का सिटी कोड। उसको कीजिएगा डायल और उसके बाद आपने 051 के बाद मिलाना है 1 3 मरतबा और 0 या 0 मिलाना है 2 मरतबा, 9 या 9 मिलाना है 4 मरतबा। हो जाएगा आपका हमसे रब्ता, हम आपको लाइव लेंगे, आप क्वेश्चन कीजिएगा। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर प्रोफेसर मोहम्मद अकमल कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उनसे किसी किस्म का भी सवाल उनके स्पेशलिटी के हवाले से पूछ सकते हैं। आपको हम दोबारा याद दहानी करा दें कि ये प्रोग्राम आप हर जुमे को शाम के 6 बजे सुनते हैं मेरे साथ यानी डॉक्टर अली के साथ, FM पावर 99 इस्लामाबाद और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से। तो डॉक्टर साहब ये बात का सिलसिला चलता जा रहा है। तो एक जो ऑर्गन है वो है आपका, वो गदूद होता है प्रोस्टेट, उसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये मैंने देखा ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये कोई एज लिमिट का इशू होता है इसमें? जी ऐसे ही है। हमारा ख्याल है ये सबसे कॉमनेस्ट टॉपिक है जिससे वजह से हमारी मेल पॉपुलेशन परेशान भी रहती है, स्पेशली ओल्ड एज पे आके। एक बात तो सबको पता नहीं कि जो मेल। अच्छा डॉक्टर साहब एक कथा कलामी, एक कॉल हम लेने लगे, कॉल आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा कॉल ड्रॉप हो गई लाइन उनकी, तो कोई कॉल आ रही थी उसके हवाले से मैंने कॉल उठाई। आप दोबारा कीजिए सर जो भी है, और जो सवाल आप पूछना चाहें 051-111-00-99। तो आप बात को कंटिन्यू कीजिए प्रोस्टेट के हवाले से। इस तरह ये जो प्रोस्टेट है ना, जो भी मेल बच्चा पैदा होता है वो प्रोस्टेट के साथ पैदा होता है। 40 ईयर्स के बाद या उम्र जब ज़्यादा होती है तो प्रोस्टेट बढ़ना शुरू कर देता है साइज़ में भी, और साइज़ कितना बढ़ेगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। और दूसरी बात इसमें नोट करने वाली है कि पेशेंट को कितना ये तंग करेगा, कितने सिम्टम देगा, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को प्रोस्टेट तंग करे या हर पेशेंट को प्रोस्टेट की वजह से ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। अच्छा जी फिर जी सर, तो उसमें ये चीज़ें क्योंकि कंसेप्ट होता है कि जो पेशेंट भी आता है आके कहते हैं जी मेरा प्रोस्टेट हो गया, मुझे अभी प्रोस्टेट आपके पास पहले ही से था। इस एजिंग प्रोसेस जिसमें इसने बढ़ना है, और जब ज़्यादा बढ़ता है चूँकि पेशाब की नाली जो है यूरेथ्रा इसके अंदर से गुजरती, तो जब इस साइज में बढ़ेगा तो उस नाली के ऊपर प्रेशर डालेगा, दबाएगा उसको। तो जब दबाएगा तो कुछ लोगों को पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को इरिटेट करता है। तो उसके साथ ये होता है कि पेशाब को जल्दी जल्दी आना, रात को ज़्यादा दफ़ा उठना, वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठे रहना, फिर जब ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर धार का बारीक हो जाना, और फिर उसके बाद मसाना पूरा खाली न होना, ये सारे इसके सिम्टम होते हैं।
और ये इस पूरे सिम्टम का एक बात याद रखनी चाहिए सब पेशेंट के लिए, सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि साइज़ प्रोस्टेट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेशेंट को सिम्टम कितने होंगे। अच्छा, जी सर। तो कहने में अच्छा पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सामीन नाज़रीन जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं हमें, ये प्रोस्टेट ये मेल ऑर्गन है, ये मर्दों में होता है। तो कहने का मतलब डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो किडनी से यूरिन आता है, यूरेटर से फिर वो जाता है मसाना या ब्लैडर में, उससे पहले वो प्रोस्टेट के बीच में से गुजरता है। तो अगर तो उसका साइज़ ठीक है, फंक्शनल ठीक है, कोई इशू नहीं, तब तो कोई मसला नहीं। अगर उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए किसी भी वजह से, तो वो उस नाली को तंग कर देती है। तो आपको पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, या पेशाब रुक कर आता है या पेशाब नहीं आता, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कितना साइज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाता है? जिसमें प्लेयर्स की है कि साइज इज नो क्राइटेरिया जो पेशेंट को सिम्टम करे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों के कॉन्सेप्ट यही है जी जी कि मेरा ऐसे ही है ऐसे ही है कि तो मैं उनके जहन से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत से पेशेंट हैं जिनका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नॉर्मल तो 25 ग्राम के राउंड होते हैं प्रोस्टेट, और कुछ लोगों का प्रोस्टेट मैंने देखा 60-70 ग्राम भी हो जाता है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती, तो उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे जिनका प्रोस्टेट 40 या 50 ग्राम तक जाता है, तो उनका पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, तो उनको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये क्यों बढ़ता है? कोई खुदा ना करे एजिंग प्रोसेस है सर। बहुत सी थ्योरीज हैं इसकी, कोई जिस तरह अपने मेडिकल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि न्यूप्लास्टिक थ्योरी होती है, या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है वक्त के साथ साथ, तो इससे हो जाती है। तो जनरल पब्लिक यही है कि इट यूजुअली इंक्रीज, टेक इट एज एन एजिंग प्रोसेस। इसमें कोई कैंसर वगैरह का भी फैक्टर? जी सर, जितनी एज बढ़ती जाती है चांसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट हो जाते हैं, और इसलिए जब भी पेशेंट हमारे पास प्रोस्टेट के लिए आता है या सिम्टम के लिए आता है, और मैं बगैर सिम्टम के भी आता है, तो हम उसको पूरा एग्जामिन करते हैं, प्रोस्टेट को फील भी करते हैं, इसके अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, इसके स्पेशल टेस्ट होते हैं। मैं नाम बता रहता हूँ, सबको पता होना चाहिए इसका। इसको कहते हैं PSA, यानी प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजेंस। ये एक गाइड होती हैं कि खुदा न खास्ता प्रोस्टेट के अंदर कोई सिनिस्टर या ख़तरनाक चीज़ डेवलप तो नहीं हो रही है, और इसको एक दफ़ा स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए हम ज़रूर करते हैं और एग्जामिन भी करते हैं इसका। ये ब्लड टेस्ट होता है? ये PSA ब्लड टेस्ट होता है, और उसकी वैल्यू के मुताबिक आगे हम फिर प्रोसीड करते हैं कि खुदा न खास्ता में कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब अगर किस जैसे बाज़ वक़्त लोगों को वैसे जब ज़्यादा उम्र होती है तो उनको एक थोड़ा सा ज़हनी तौर पर होता है कि मुझे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, प्रोस्टेट का थोड़ा सा सिम्टम्स आया, तो ये टेस्ट आप ज़रूर करा लीजिए। PSA जिसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ब्लड में, तो उसकी जो वैल्यू है ना, वो एक इंडिकेट कर देगी कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। आया आपका ये नॉर्मल रेंज है या ज़्यादा है, तो वहाँ से पता चलता है कि खुदा ना करे आपको प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। अच्छा, जब ये तंग हो जाती है पेशाब की नाली प्रोस्टेट के बढ़ने से, इसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? इसके ट्रीटमेंट के तो आजकल तो बहुत अच्छी सी मेडिकेशंस आई हुई हैं, और हम मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं शुरू में, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के सिम्टम कितने माइल्ड हैं, मॉडरेट है या सीवियर हैं। तो माइल्ड सिम्टम तो यूजुअली हल्की फुल्की मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। जिस तरह हमारे अपनी यूरोलॉजी लैंग्वेज में बात करेंगे तो अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं। सब लोगों को पता है कि जी मैक्स फ्लो ले रहे हैं, टेम्सोलिन ले रहे हैं, इस तरह की बहुत सी मेडिसिन मार्केट हो रही हैं, और 90% पेशेंट इसी से कंफर्टेबल हो जाते हैं। और अगर किसी का प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ जाए तो ऐसी मेडिसिन भी हैं जिसके साथ प्रोस्टेट का साइज़ भी कम किया जा सकता है विदाउट सर्जरी, लेकिन उनके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और पेशेंट की जो एज है, उसका रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, और सारी चीज़ में रख के हम ये मेडिसिन देते हैं कि क्या उसको मेडिसिन ये रिकमेंडेड है कि नहीं है, सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो देयर सो मेनी मेडिकेशन जिसके साथ पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं। आज से अगर हम 15-20 साल या 30 साल पीछे चले जाएं सर, तो इससे इतनी अच्छी मेडिसिन नहीं थी, तो मोस्टली पेशेंट जो है ना उनको सर्जिकल ऑप्शंस लेना पड़ता था। और अब तो टोटल मामला रिवर्स हो चुका है, बहुत 2-3% लोगों को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट से ही लोग कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, इसकी जो सर्जरी है कि पहले तो वही वाली बात आ जाती है कि इतना बड़ा बड़ा इंसिजन दिया जाता है और उसको खोल के देखा जाता है,
अब आप लोगों के पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, वो मैं आपको इस तरह का एक वाक़या मैंने देखा है कि उसने किसी इदारे में काम करता था, उसने कहा जी मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, तो कोई जो उस इदारे का जो मेडिकल ऑफिसर था वो कोई बहुत ही पुराना ग्रेजुएट था। उसने कहा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे, तुम्हारा तो कोई इंसिजन का मार्क ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने जिस प्रोसीजर के तहत ये किया है वो एक दूसरा है, वो आप खुद, मैं चाहता हूँ आप बताएं वो। देखिए सर, ना सिर्फ यूरोलॉजी या प्रोस्टेट, आज के सारी सर्जरी ऑलमोस्ट इंसेनलेस होती जा रही है, क्योंकि गैजेटरी बहुत इंप्रूव कर गई है, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग और लोगों की एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी हो गई है। जहाँ तक प्रोस्टेट है, पहले तो ओपन सर्जरी जैसे ने फरमाया कि करते थे सर, पहले बेंसीन और फिर 10 दिन के लिए पेशेंट एडमिट है और यूरिन उधर से लीक हो रहा है, ब्लड क्लॉट बन रहे हैं और वाश हो रहा है और बड़े मिजरी होती थी पेशेंट के लिए। और फिर उसके बाद ये आया एंडोस्कोपिक, यानी यहाँ से हम पेशाब करते हैं, यहाँ से हम अंदर जाते हैं और प्रोस्टेट को चिप बाई चिप करके थोड़ा थोड़ा करके काट के निकाल देते हैं। इसको हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो दिस वाज द फर्स्ट इनोवेशन इन प्रोस्टेटिक सर्जरी। इसमें फिर बेसिकली उस वक्त यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक करंट, और दुनिया में अब तक स्टिल इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, तो मैंने देखे अपने वक्त में मैंने ओपन प्रोस्टेट भी करवाए, क्यों मैं एनेस्थेटिस्ट। तो फिर उसके बाद जब ये चीज़ आई TURP, जिसे हम ट्रिप कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, तो सामान्य और नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये तरीका ये होता है कि जहाँ से आप पेशाब करते हैं वहाँ से वो एक वो डालते हैं मेटल का, तो वो चला जाता है डायरेक्ट यूरेथ्रा के ज़रिए आपके प्रोस्टेट की तरफ, और अंडर विजन वो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता, कैमरा लगा होता है, उसको कट करते चले जाते हैं और उसका रास्ता क्लियर करते चले जाते हैं। देखो ना कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी सर्जरी की इन्वेंशंस हुई हैं, और आपको दर्द तो होता ही नहीं है, आपको तो हम एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया जो भी देते हैं। तो इशू ये है कि अब सब डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि अब इतनी इन्वेंशन हो गई है कि अब लोगों को दूसरे तरीके से हम काम करते हैं कि लोगों को इंसिजन भी ना हो और सर्जरी हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त ये आपने बात की है, और ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है प्रोस्टेट को ठीक करने का, अगर को उसने यूरेथ्रा को वो प्रेशर डाला होता। डॉक्टर जैसे आपने कहा कि प्रोस्टेट जो है ना, कि उसमें एक सिम्टम्स ये भी कि रात को बार बार पेशाब आना, तो इसको अगर हम मिक्सअप तो नहीं हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ भी है? आपने पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया सर। देखिए, डायबिटीज़ जितनी होती है ना, ये सिस्टमिक डिजीज़, ये ना सिर्फ मसाने को ख़राब करती है, जिस तरह हार्ट पे इसके इशू होते हैं, आँखों पे मोतियाँ बना देती है, बाकी न्यूरोपैथी करती है डायबिटीज़। इस तरह जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, एक तो इनका पेशाब मिकदार में ज़्यादा बनता है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, तो ब्लैडर वैसे ही ज़्यादा पेशाब जब रिसीव करेगा तो बार बार तो जाना पड़ेगा, और ऊपर से डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस भी आज के मतलब नॉर्मल पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी इरिटेशन होती है। तीसरा, जब प्रोस्टेट होगा तो सबके सिम्टम एग्रीवेट होकर नॉर्मल बंदे से डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, और वैसे भी प्रोस्टेट के सिम्टम दो टाइप के हम हमेशा कहते हैं। एक जिस तरह हम कहते हैं रुकावट वाले सिम्टम होते हैं, जिसमें धार कम होना, रुक रुक के आना, और दूसरे सिम्टम प्रोस्टेट के जो होते हैं ना, वो इरिटेटिव सिम्टम कहते हैं, या मरीज़ को तंग करते हैं, बार बार पेशाब जाना, पेशाब का आउट ऑफ कंट्रोल होना, जाते जाते कतरे निकल जाना। तो ये इरिटेटिव सिम्टम भी इसी के प्रोस्टेट की वजह से आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, और डायबिटीज़ के साथ इन लोगों को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ से मसाना वीक होता है, कॉन्ट्रैक्शन उसकी अच्छी नहीं रहती है, इन्फेक्शंस बार बार होती हैं, तो उसके साथ ही प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। कहने का मतलब है कि पेशाब का जो कंट्रोल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो लूज़ हो जाता है, वो भी लूज़ हो जाता है, बिल्कुल लूज़ हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त है जनाब। आप सुन रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद अकमल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आपको अगर इनसे कोई कंसल्टेशन लेनी तो आप ज़रूर जाइए कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, यहाँ पर आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आप हर जुम्मे को शाम के 6 बजे सुना करते हैं, FM पावर 99 इस्लामाबाद और कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से, मेरे साथ यानी डॉक्टर अली के साथ।
तो जनाब अब हम चलते हैं एक चीज़ में, आपने रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की भी बात की, ऑन्कोलॉजी की भी हमने बात की, थोड़ा सा कैंसर को भी हमने टच किया। एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का टॉपिक पे हम बात करें, का वक्त बड़ा कम है, कोई 10 मिनट और है हमारे पास, उसमें हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। वो जब पेशेंट को किडनी का बहुत सीवियर डिजीज़ होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसे कहते हैं कि किडनी डैमेज हो गई, फेलियर में चला गया, तो डायलिसिस पे चला जाता है पेशेंट, लेकिन ये हल नहीं है। वो फिर एक आखिरी हल होता है आपके पास, रीनल ट्रांसप्लांट। जी हाँ सर। उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए कि गुर्दे की तब्दीली या पेवनकारी की जो सर्जरी है उसके हवाले से। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जब किडनी डैमेज हो जाए तो इसको वापस लाना तो मुमकिन नहीं होता। अब इसके रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कहते हैं, जिसमें नंबर 1 तो जो है ना, जो मेडिकल मैनेजमेंट है या नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे लोग आफ्टर करते हैं, उसको डायलिसिस पे पेशेंट को करते हैं। लेकिन डायलिसिस तो परमानेंट हल नहीं है, इसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत सारे होते हैं, पेशेंट की और अटेंडेंट की तकलीफ भी ज़्यादा होती है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट तो इसके लिए, जब किडनी फेल हो जाए, तो रीनल ट्रांसप्लांट ही है। और इसके लिए हमारे पास गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में बनी हुई, होता ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी बनी हुई है, उसके सेट प्रोटोकॉल हैं। और पाकिस्तान में फ़िलहाल तो लाइव रिलेटेड डोनर ही होते हैं। तो रीनल ट्रांसप्लांट में, अच्छा अगर एक किडनी ज़्यादा हो जाए तो एक किडनी रहती है, उसमें रीनल ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन तो नहीं बनती? नॉट एट ऑल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। अक्सर लोग कहते हैं मेरा किडनी ख़राब हो गया, या किसी को नेफ्रेक्टमी की ज़रूरत पड़ गई, किडनी किसी वजह से निकालना पड़ गया, उसमें ट्यूमर हो गया या इन्फेक्शन हो गया, नॉन फंक्शनल है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक किडनी रह के दूसरा गुर्दा लगा दें मुझे ला के। बात ये है सर कि एक सिंपल सी बात है, हर बंदे के पास 2 किडनी है। जब किडनी किसी और से निकालेंगे तो उसके पास कितने रह जाएंगे? एक ही रह जाएगा ना। तो अगर एक किडनी पेशेंट के वो दूसरे बंदे के पास रह जाए, तो अगर वो सर्वाइव कर सकता है गुर्दा देने वाला, तो फिर ये बंदा एक गुर्दे पे कैसे सर्वाइव नहीं करेगा? और ये तो मेडिकल साइंस में कहीं भी परमिटेड नहीं है कि अच्छे खासे चलते फिरते पेशेंट को आप बीमार बना दें सर। तो डोनर जो होता है उसका एक किडनी हम निकालते हैं और डिजीज़ जिसके दोनों ख़राब होते हैं उसमें लगाते हैं, दोनों के पास एक एक किडनी आ जाता है, दोनों हेल्दी लाइफ गुजारते हैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि अगर आपका किडनी एक फंक्शनल है, एक निकाल दिया गया, ख़राब हो गया, तो आपको रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक सिनेरियो मैं बताने लगा कि पहले एक अजीब सा, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है सिलसिला, कि अब चूँकि ये रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि किडनी डोनर जो है वो आपका रिलेटिव होना चाहिए। ट्रू है। तो वो पहले ये होता है कि उसको क्या कि भाई इतने पैसे ले लो, ये किडनी दे दो और हम उसको लगाना चाहेंगे। तो ख़ासतौर से मिडल ईस्ट से बहुत लोग आते थे, पैसा उनके पास होता था, ऐसा महसूस हो रहा था आधे पाकिस्तान का एक किडनी हो रह जाएगा। लोग जनाब डोनेट कर रहे हैं, क्यों भाई क्यों डोनेट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसे पेशेंट को मैंने डील किया है एनेस्थीसिया वाइज भी, कि जी बहन की शादी करनी है, पैसे नहीं है, तो ये मैं किडनी अपनी बेच रहा हूँ। इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, तो इस तरह का भी होता है। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि आपका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि ये किडनी जो लिया जा रहा है ये जेन्युइन है कि ऐसा है। अच्छा, एक चलेगी तो हो गई बात। इसमें सर एक छोटी सी बात का एडिशन करूँगा। जिस फैमिली में अगर कोई रिलेटिव डोनर नहीं है, हाँ, सूटेबल डोनर रही है, हाँ, वो कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल यही सवाल राइज होता है। बिल्कुल राइज होता है। और उसके लिए भी एक नया अपने पंजाब होता है, एक नया रोल बनाया है कि उसमें डोनर स्वाइप प्रोग्राम होते हैं सर। हम फैमिली रजिस्टर कर लेते हैं जिसमें रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, अगर उनका पास फर्स्ट डे रिलेटिव नहीं है सूटेबल, तो उसको दूसरी फैमिली का लेके हम किडनी लगाने की परमिशन अभी इन प्रोसेस चल रही है। होपफुली चंद दिनों तक शायद मेरे ख्याल हो भी गया रूल ये वाला, तो ये उनको किडनी दे देंगे और उनका किडनी इस फैमिली को मिल जाएगा। यानी इसे डोनर्स 5 प्रोग्राम एक शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो जिससे ये जिनका अपने फैमिली में सूटेबल डोनर नहीं है किसी वजह से भी, तो वो ट्रीटमेंट से डिप्राइव ना हो। ठीक है, यानी हो सकता है कि फैमिली ऐसी हो कि सिर्फ 2 मियाँ बीवी रहते हो, बच्चे ना हो,
और ये भी तो देखना पड़ता है ना कि जिससे आप किडनी ले रहे हैं वो कितना हेल्थी है, क्योंकि टिश्यू मैचिंग आप लोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ प्रोसेस होती है। बाज़ अगर ये ज़रूरी तो नहीं कि जिससे आपने चूज़ किया कि इसकी हमने किडनी लेनी, वो टिश्यू मैच होता भी है कि नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, जब तक मैच नहीं होगा तो किडनी लग नहीं सकता, नहीं लग We can't सकता। take that kidney। और दूसरी बात है कि जिसका भी किडनी हम सेलेक्ट करते हैं पेशेंट का लेने के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए, ही शुड बी 100% हेल्दी। हेल्दी। उसके अंदर कोई और डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर है ये नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, या उसकी अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, हम उसको भी नहीं लेते फिर उसके बाद बिल्कुल। कि बाद में इसको डायबिटीज़ डेवलप होगी तो फिर वो क्या करेगा। तो इसमें वी प्ले वेरी सेफ, ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए, उसके बाद मैचिंग होती है और सारी इस पर हम हर चीज़ वेरीफाई करते हैं। फिर बहुत सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सा लंबा उसका पूरा पैनल बनता है, एंटी एक्टिविटीज होती है, वो सारा चेक करते हैं और एक से लेंथी प्रोसेस से गुजर के कहीं ट्रांसप्लांट जाके होते हैं। इसमें डेफिनेटली आप नेफ्रोलॉजिस्ट को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट इज़ द मेन पर्सन, सर्जन, एंड देन उसमें हम साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी लेते हैं, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प भी लेते हैं, इसमें बाकी जो स्पेशलिटी इंटेंसिविस्ट होता है हमारा आईटीसी मैनेजमेंट वाला, उसकी हेल्प भी लेते हैं, इसमें जो वेस्कुलर सर्जन होते हैं, पूरी टीम होती है। और हर लिहाज से डोनर को भी और जो रेसिपिएंट है जिसको किडनी लगना है, सबको हम अच्छे तरीके से एवेल्यूएट करके फिर फैसला करते हैं कि यस दिस इज़ द सूटेबल डोनर फॉर दिस किडनी, तो उसको फिर हम जाके ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा सर, इसमें सक्सेस रेट कितना % होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अगर हर चीज़ प्रोसेस की जाए तो हर चीज़ केयरफुली देखी जाए और मैचिंग प्रॉपर ही हो तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मुझे याद है हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, वो हमने 2009 में मेरे ख्याल है 8 में ट्रांसप्लांट किए, तो दे आर डूइंग वेल अप टिल नाउ। ओह ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में किया और अभी तक दे आर डूइंग वेल माशाल्लाह। और ट्रांसप्लांट के बाद लोगों के शादियाँ भी, बच्चे भी पैदा हुए। तो ये कोई ऐसी डिपेंड करता है क्या होता है पेशेंट में। इसमें एक और चीज़ जाते जाते ज़रूर बताऊंगा मैं, जब पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो जाता है तो पहले तो सारी फैमिली मोटिवेटेड होती है, रिलेटिव कि मैं इसका फाइनेंशियली सपोर्ट कर लूँगा, मेडिसिन भी दे दूँगा, ये भी, क्योंकि ट्रांसप्लांट करना इज़ नॉट अ इशू, उसकी केयर करना इज़ द इशू। पोस्ट ऑपरेटिव अगर पोस्ट ऑपरेटिव आप मेडिसिन पूरी नहीं ले रहे और प्रॉपर टाइम पे नहीं लेके प्रॉपर टाइम पे इसको फॉलोअप नहीं कर रहे तो फिर इशू बड़ी जल्दी आ जाते हैं, किडनी रिजेक्शन होने के चांस होता है। और मोस्टली होता है ऐसे हमारे पास के लोग, जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं अब तो मैं ठीक होंगे, दवाई छोड़ दी। एग्जैक्टली जो एक दवाई छोड़ी किडनी रिजेक्ट हो गया और पूरी एक्सरसाइज इज इन फेलियर देन। ये बड़ी कॉमन मैंने ये देखी बड़ा है। मसला है इसके अंदर ट्रांसप्लांट का। ये बड़ा देखा नहीं, ना सिर्फ किडनी के ट्रांसप्लांट है बल्कि मैंने देखा कार्डियक बाईपास के बाद भी लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन लिया साल 2 साल, उसके बाद मेडिसिन छोड़ना शुरू कर दिया। मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक है, मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है। तो कार्डियक सर्जन के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मैंने तो ऑपरेशन कर दिया है बाईपास का, अब अपने फिजिशियन से बात करें। तो मैंने देखा जिन लोगों ने भी मेडिसिन को लाइटली लिया उनको कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। सो ट्रांसप्लांट तो मेडिसिन स्पेशल है, यू कांट मिट एनी डोज, प्रोटोकॉल टेस्ट टाइम होता है, हर चीज़ टाइम टेबल दिया होता है। अगर बंदा उसको फॉलो करते तो ट्रांसप्लांट चलता रहता है बड़े अच्छे तरीके से। और अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रांसप्लांट जब भी आप छोड़ने की मेडिसिन रिजेक्शन होगी तो किडनी विल बी गॉन। तो इस लॉस ऑफ हेल्दी पर्सन जिसने किडनी दिया और पेशेंट का अपना लॉस तो होना ही होना है, वो वापस डायलिसिस पे आ जाएगा। ज़बरदस्त। सामीन नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद अकमल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ द कुलसिम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। बहुत ही टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा होता है, जब हम बात करना शुरू करते हैं तो ये चीज़ निकल आती है, वो चीज़, तो मैं बीइंग ए डॉक्टर कुछ चीज़ें निकाल कर ले आता हूँ तो उनकी तरफ दे देता हूँ, तो काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो कोशिश की है डॉक्टर साहब हमने कि सारे टॉपिक को हमने जैसे कहते हैं दरिया को कूजे बंद करने वाली बात है, कोशिश किया है और आपने बड़े ज़बरदस्त मालूमात दी है हमारे लिसनर्स को, हमारे देखने वालों को। आपका हम आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे पावर 99 की तरफ से, और कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत मसरूफ़ इंसान हैं आप, तो आपकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आप कोई फाइनल? थैंक यू वेरी मच सर।
बस मेरा यही मैसेज है कि आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया और यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेट करने की कोशिश की है मैंने सर, बट ओनली वन मैसेज, बच्चों की स्क्रीनिंग ज़रूर करनी ज़रूरी है और अपने वक्तन फ़ौरतन डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें कि छोटी सी प्रॉब्लम के लिए कहीं बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए सर। सिर्फ प्रॉब्लम हो उस वक्त ना जाइए, टाइम टू टाइम अपने आप को स्क्रीनिंग कीजिए। स्क्रीनिंग मस्ट है। थैंक यू वेरी मच सर, सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो जनाब हमें दीजिएगा इजाज़त, यानी डॉक्टर अली को दीजिएगा इजाज़त। अगले जुमे को इंशाल्लाह 6 बजे मुलाकात होगी किसी कंसल्टेंट के साथ, किसी नए शोबे के माहिर के साथ, कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।